क्लास 9 फिजिक्स का ये 5वां चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति के। इसके हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये रहा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्नों की संख्या जो दी गई है टोटल 5 प्रश्न दिया गया है, तो सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए प्रश्न क्रमांक पहला क्या है। कार्य की परिभाषा लिखें। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की सोधारण व्याख्या करें। तो इस प्रश्न में 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमें कार्य की परिभाषा लिखना है, डिफिनेशन लिखना है कि कार्य किसे कहा जाता है। और दूसरा जो प्रश्न है कार्य के प्रकार धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य ये किसे कहा जाता है, उदाहरण सहित हमें व्याख्या करना है, समझाना है। तो सबसे पहले देखिए कार्य की परिभाषा लिखेंगे। कार्य किसे कहा जाता है। तो कार्य की परिभाषा, भौतिकी में कार्य यानी वर्क होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से या उस पिंड पर बल लगाने से वह वस्तु या पिंड बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो, ठीक है, या कुछ दूरी तय करे तो वो कार्य कहलाता है। या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को बल द्वारा किया गया कार्य कहा जाता है। आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वस्तु है और इस वस्तु पे बल लगाया जाता है। तो बल लगाने से क्या हुआ, वस्तु का विस्थापन हो गया। वस्तु पहले यहाँ थी तो यहाँ चली गई, ठीक है, एस विस्थापन हो गया। तो जिस दिशा में ये बल लगाया जा रहा है तो उसी दिशा में वस्तु का भी विस्थापन हो रहा है, यानी दोनों का दिशा सेम है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में कहा जाएगा क्या कि कार्य हुआ है भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से। ये समझ में आ गया आपको। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे W बराबर F इंटू एस, यानी कार्य बराबर बल इंटू एस का मतलब बल की दिशा में तय की गई दूरी, ये सूत्र होता है। और ये भी आपको लिखना है कार्य का SI मात्रक होता है जूल। तो ये हो गया कार्य की परिभाषा। अब हम देखेंगे धनात्मक कार्य क्या होता है। धनात्मक कार्य देखिए, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो तब इस बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक कार्य कहलाएगा। तो ये होता है W इक्वल टू F इंटू एस। तो इसका हमें उदाहरण सहित व्याख्या करना है। तो आपको उदाहरण भी लिखने हैं। कौन से लिखने हैं, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ये धनात्मक कार्य है। तो इस लकड़ी के गुटके को F बल द्वारा विस्थापित, F बल लगाया जाता है तो ये S विस्थापित हो गया, ये बल की दिशा में हो गया, ठीक है। तो इसका उदाहरण आप ये भी लिख सकते हैं, या आप इसको ये भी उदाहरण लिख सकते हैं। जब कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती है तब उसका जो विस्थापन है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में होता है, क्योंकि जब वो वस्तु नीचे गिरती है तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे खींचता है और वो वस्तु भी नीचे गिरती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है और इसका मान ये हुआ W इक्वल टू F इंटू एस। तो हमने समझा है। इसके बाद हम देखेंगे ऋणात्मक कार्य। ये धनात्मक कार्य के बिल्कुल अपोजिट है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उस वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है, ठीक है, बल की दिशा में ना होकर उसके विपरीत विस्थापन होता है, तब बल तथा विस्थापन के बीच 180 एंगल का 180 अंश का कोण बनता है, यानी सीधी रेखा में। तो ऐसी स्थिति में कार्य क्या होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। इसका मान होता है W इक्वल टू माइनस F इंटू एस। तो इसका कैसे हम समझेंगे, देखिए यहाँ पे ये हो गया ऋणात्मक कार्य। तो ये क्या है, ये पृथ्वी का तल है, धरातल है। तो यहाँ से कोई व्यक्ति गेंद ऊपर फेंकता है, तो गेंद ऊपर फेंक रहा है लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण बल गेंद का क्या लगा, नीचे की ओर गेंद को खींच रहा है, लेकिन गेंद जा रही है ऊपर। आपको ध्यान रखना है ये गेंद के ऊपर जाने की स्थिति में ही है। गुरुत्व बल नीचे कार्य कर रहा है लेकिन विस्थापन हो रहा है ऊपर, नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है, ऊपर जा रहा है गेंद। तो ये कार्य होगा ऋणात्मक कार्य, ठीक है। लेकिन आपको यही बात ध्यान रखना है, अगर नीचे ऊपर फेंकने के बाद जब नीचे गेंद आती है तो उस समय वो ये कार्य धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्व बल भी कार्य कर रहा है और विस्थापन भी नीचे हो रहा है, ठीक है। ये गेंद सिर्फ ऊपर जाने की स्थिति में ही होगा, ये ऋणात्मक होगा। नीचे आने की स्थिति में ये धनात्मक कार्य हो जाएगा। तो ये आपको उदाहरण लिख लेना है इसका, और आप चाहे तो इसका पिक्चर भी बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे शून्य कार्य क्या होता है। शून्य कार्य, जब किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है और विस्थापन की दिशा बल के लंबवत हो, यानी 90 अंश के एंगल पर हो, तो कार्य शून्य होगा, ठीक है। ऐसे
बल लग रहा है इस तरफ और विस्थापन हो रहा है इस तरफ, यहाँ पे क्या होगा 90 अंश होगा, यानी W इक्वल टू 0। तो इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण देखिए यहाँ से करना है। जब किसी डोरी के एक सिरे पर बंधे पत्थर को क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है, चित्र 5.4, तब पत्थर पर बल डोरी के अनुरेख वृत्त के केंद्र की ओर हमेशा लगता है, जबकि वह हर क्षण पत्थर का वेग वृत्त पर स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। अर्थात हर क्षण पत्थर लगे हुए बल की दिशा में अविलंब चलता है, अतः इस स्थिति में बल द्वारा पत्थर पर किया गया कार्य शून्य होगा। तो केंद्र की ओर बल लगेगा, लेकिन विस्थापन क्या हो रहा है, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तभी तो वो पत्थर गोल गोल ऐसे हम उसको नचा रहे हैं। तो ये बल और विस्थापन के बीच क्या हो गया, 90 अंश का कोण बन गया। ठीक है, तो इसके कई उदाहरण आप देख सकते हैं। जब अटैची को आपने देखा होगा, जब हम खींचते हैं, ठीक है, खींचते हम ऐसे और वो चलती है ऐसे, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन गया, तो ये उसका कार्य शून्य हो जाएगा। तो ये आपको एग्जाम्पल लिख लेना है। इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक पहला का आंसर समाप्त हो जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है, गतिज ऊर्जा की परिभाषा दें। v वेग से गतिमान तथा m द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा की परिभाषा देंगे और उसके बाद गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो ये बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, आइए इसको हल करते हैं। तो ये गतिज ऊर्जा क्या होती है, आइए थोड़ा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आंसर करेंगे। तो किसी वस्तु के गति में होने से जो ऊर्जा निहित होती है, जो ऊर्जा बनती है, वो कहलाती है गतिज ऊर्जा। ये आपको ध्यान देना है, कोई भी वस्तु जब गति में होगी तभी वो उसमें ऊर्जा होगी, तो वो कहलाता है गतिज ऊर्जा। जैसे बंदूक से छूटी हुई गोली, उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है काफ़ी उच्च मात्रा में, इसीलिए किसी को वो घायल कर देती है। पहाड़ से गिरता हुआ पानी, तो इससे क्या होता है, जल विद्युत इसे उत्पन्न किया जाता है टरबाइन चलाकर, उसमें भी गतिज ऊर्जा होती है। यानी कोई भी वस्तु जब गतिशील होती है तो उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। तो उस वस्तु के गतिशील होने से उसमें विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका हमें आंसर कैसे करना है, पहले गतिज ऊर्जा की परिभाषा देखिए। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, किसी वस्तु को उनकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे कहा जाता है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। इसे देखिए, इसे कैपिटल E और ये स्मॉल के, ठीक है, इसे काइनेटिक एनर्जी का ये प्रतीक इसे द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये तो हो गई गतिज ऊर्जा की परिभाषा। तो इसके बाद हम लोग गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ से आपको प्रारंभ करना है। माना कोई वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, ये रहा, ठीक है। तो प्रारंभ में उस वस्तु जो है वो विरामावस्था में है, अतः उसका वेग क्या होगा, विरामावस्था में है, तो u इक्वल टू 0 हो जाए। इसके बाद देखिए, t समय पश्चात, t समय के बाद वेग हो जाता है उसी वस्तु का v। तो इस तरीके से क्या होगा, इसमें विस्थापन तो हुआ, तो विस्थापन यहाँ पे s है और इससे उत्पन्न त्वरण भी क्या है, त्वरण a है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे गति के दूसरे नियम से क्या होता है। गति का दूसरा नियम F इक्वल टू m इंटू ए, नियम संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, यानी F बराबर ma। तो यहाँ पे जो वस्तु है उसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, और t समय पश्चात उसका वेग हो जाता है v। तो यहाँ वस्तु यहाँ है, तो वस्तु चली गई यहाँ पे, तो विस्थापन उत्पन्न हुआ और वेग में भी परिवर्तन हुआ, तो इससे त्वरण उत्पन्न होगा। इसलिए यहाँ पे प्रयोग हम लाएंगे F इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है, गति का दूसरा नियम। अब इसके बाद देखिए, समझिए आगे। इसके बाद हम गति के तीसरे समीकरण का प्रयोग करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे v क्या है, ये दूसरा वेग है, u क्या होता है, ये प्रारंभिक वेग कहलाता है। तो v स्क्वायर हो जाएगा आपका v स्क्वायर इक्वल टू u का, यानी प्रारंभिक वेग कितना है, तो प्रारंभिक वेग है इसका 0 है, ठीक है, 0 है, 0 स्क्वायर यहाँ पे हमने लिखा है। देखिए प्रारंभिक वेग 0 और t समय बाद वेग हो जाता है v, तो 0 स्क्वायर प्लस 2as। तो a का मान हमें रखना है, तो यहाँ से हम a का मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे a इक्वल टू, ये क्या है, ये m गुणा में है तो इस तरफ भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा F बटे m। तो a का मान निकल के आ गया, यहाँ पर हम रखेंगे F बटे m, ठीक है। और s
एस को हम ज्यों के त्यों रहने देते हैं। इसके बाद देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू, ये शून्य का स्क्वायर होगा तो इसका कोई मतलब नहीं, ये इतना ही होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2f/m हो गया। ठीक है, इसके बाद इस m को हम उस तरफ भेज देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, ये भाग में है तो उस तरफ गुणा में हो जाएगा। तो mv² यहाँ पे 2fs। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए ये जो 2 है ये गुणा में है, तो हम इस 2 को इस तरफ लाएंगे, तो गुणा वाली संख्या इस तरफ आई थी तो भाग में हो जाती है, mv²/2 और यहाँ पे बचा fs। अब इस 2 का हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 1/2 mv² यहाँ पे fs। ठीक है, हम इसको आगे लिखेंगे और इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करने पर, तो fs इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो इसके बाद देखिए ये क्या है, fs, ये एक बल है। ठीक है, बल का फार्मूला क्या होता है, W इक्वल टू F/s। तो हमें यहाँ पे कुछ बातें लिखनी है। तो यहाँ पे समझिए वस्तु का विस्थापन बल के अनुदिश है, तब किया गया कार्य देखिए W इक्वल टू F/s, और ये कार्य का फार्मूला भी होता है। ठीक है, धनात्मक कार्य का। तो fs का मान कितना आया, 1/2 हाफ mv²। तो इसके बदले हम ये मान लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम लिखेंगे W इक्वल टू fs के स्थान पे ये पूरा हो जाएगा 1/2 mv² यानी हाफ mv²। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तो इसके बाद आपको समझना है, यहाँ पे आया W इक्वल टू 1/2 mv²। तो ये जो कार्य है ये ऊर्जा के रूप में क्या है, संचित हो रही है। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के कारण। ठीक है, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रही है, यानी गतिज ऊर्जा के फॉर्म में, यानी गतिज ऊर्जा के कारण ही ये कार्य हुआ है। ठीक है, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा से संचित हो जाता है। तो मैंने परिभाषा में भी आपको बताया है गतिज ऊर्जा की परिभाषा, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, यानी किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे कार्य किया जाता है वो गतिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, और ये जो कार्य है ये गतिज ऊर्जा के कारण ही हुई है। तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में संचित हो जाता है, इसलिए W के स्थान पे हम लिखेंगे K इक्वल टू 1/, यानी हाफ mv²। तो ये प्रमाणित हो जाता है और यही हो गया गतिज ऊर्जा का व्यंजक। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। क्या है देखिए, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा दें। पृथ्वी तल से h ऊंचाई और m द्रव्यमान के किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम स्थितिज ऊर्जा क्या होती है इसकी परिभाषा करेंगे। तो ये रहा परिभाषा स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु को उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी, ठीक है, होती है, उसे उस वस्तु का स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल E और स्मॉल p द्वारा दर्शाते हैं। तो इस पूरे का क्या आपको समझ में आया। यहाँ पे देखिए किसी वस्तु को उसकी स्थिति या आकृति, ठीक है, इसके परिवर्तन जो कार्य करने की क्षमता होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये एक कांच है और उस पर हम एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा हम यहाँ से गिराते हैं, छोटा सा, यह क्या फोड़ेगा, नहीं फोड़ेगा, क्योंकि इसकी आकृति काफ़ी, इसकी साइज काफ़ी छोटा है। और इसको हम यहाँ अब इसके बाद देखिए एक बड़ा सा पत्थर या बड़ा सा ईंट गिराते हैं, ये फोड़ देगा। क्यों, कि इसका जो आकृति है वो बदल गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा है इसकी अपेक्षा। अब इसकी स्थिति, ये तो आकृति हो गई, इसकी स्थिति, ये कम ऊंचाई पे स्थित, स्थिति का मतलब होता है किसी का स्थान, ठीक है, कहीं उसको रखना, वो स्थिति कहलाता है। तो इस छोटे को अगर हम काफ़ी ऊंचाई पर कर दें, स्थिति काफ़ी, तो इसका स्थितिज ऊर्जा अब इसके अपेक्षा ज़्यादा हो गया, ये इसका फोड़ सकता है, उस पिंड की कार्य करने की क्षमता इसकी बढ़ जाएगी। तो उसकी आकृति पर, उसकी स्थिति पर ये स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। अन्य भी बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। रबड़ की गेंद होती है, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। रबड़ जो होता है हम खींच लेते हैं और खींचने के बाद जब छोड़ते हैं या उससे किसी को हम मारते हैं रबड़ से,
ठीक है, खींचकर, तो उससे ज़्यादा चोट लगती है, तो उसमें स्थिति ऊर्जा होती है। धनुष बाण जो होता है, ठीक है, खींचते हैं धनुष बाण, तो इसमें क्या होती है, स्थिति ऊर्जा होती है। ज़्यादा खींचेंगे तो ज़्यादा होगी। तो ये समझ में आ गया आपको, ये हो गई परिभाषा। अब इसके बाद हम इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो इसके बाद हम लोग स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले समझना है, ठीक है, ये क्या है, ये पृथ्वी है, यानी पृथ्वी का तल है, ज़मीन है, और यहाँ पे एक वस्तु है, एक वस्तु है, और इस वस्तु को हम बल लगाकर, ठीक है, थोड़े ऊंचाई पर उठा देते हैं। ठीक है, यहाँ से उठ के ये वस्तु चला गया यहाँ पर, यानी बीच में क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, यानी विस्थापन हो गया, कुछ दूरी हो गया। तो हमने बल लगाकर उसे ऊपर उठाया, लेकिन आपको ध्यान देना है कि गुरुत्व बल भी लग रहा है। ऊपर तो हमने उठाया, तो इसके सापेक्ष, इसके विपरीत एक और बल लग रहा है, यानी नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल, यानी गुरुत्व बल। ठीक, तो इस वस्तु की हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें गुरुत्व बल के सापेक्ष जो कार्य किया गया, इसको उठाने में जो कार्य किया गया, इस गुरुत्व बल के सापेक्ष यानी विपरीत दिशा में, ठीक है, उससे पहले ज्ञात करना होगा। वो हम ज्ञात कर लेंगे तब आसानी से ये स्थितिज ऊर्जा हम निकाल लेंगे इसका। तो पहले क्या ज्ञात करना होगा, बल लगाकर जितना उठाने में कार्य किया गया उसे हम निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है व्यंजक, माना m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगा, F बल लगा और वस्तु की h ऊंचाई तक उठा। F बल लगाने से क्या हुआ, इसका द्रव्यमान m हम मानते हैं, ठीक है, h ऊंचाई तक ये उठ गया। तब वस्तु में किया गया कार्य क्या होता है, W = F × S, F × S, क्योंकि बक्से को उठाने में जो बल लगाया गया वो गुरुत्व बल के सापेक्ष लगाया गया है। तो F का मान क्या होता है, ठीक है, बल का m × a होता है, लेकिन एक स्थान पे हम g लेंगे क्योंकि ये गुरुत्व बल के सापेक्ष लगाया गया है। तो यहाँ बल गुरुत्व बल के विपरीत लगाया गया है, इसलिए F का मान इतना हो जाएगा m × g। तो W = इस F के बदले हम लिखेंगे m × g, और S के बदले हम क्या लिखेंगे, h, क्योंकि विस्थापन के स्थान पे ये ऊंचाई है, ठीक है, क्योंकि बक्सा बल लगाने से इतनी ऊंचाई तक उठ गया है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो गुरुत्व बल के विपरीत वस्तुओं को उठाने में जो किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, संचित हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको लिखनी है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये कार्य जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा, क्योंकि ये गुरुत्व बल के सापेक्ष किया गया कार्य है। तो ये इसका व्यंजक प्राप्त हुआ। समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखें और इसे गणितीय रूप से सत्यापित करें। और मैं बता दूं कि प्रश्न क्रमांक 4 और ये 5, ये सवाल जो है एकदम बिल्कुल ही सेम है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है, इनके दोनों के सल्यूशन एक ही होंगे। तो पहले हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखना है और इसे गणितीय रूप से सत्यापित भी करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो ये रहा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही इसे नष्ट की जा सकती है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में इसका रूपांतर हो सकता है। क्या समझ में आया? कोई भी ऊर्जा आप ले लीजिए, उसे सिर्फ हम एक से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते, न उसे उत्पन्न कर सकते हैं न उसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यांत्रिकी ऊर्जा में क्या होता है, डायनेमो घूमता है तो वो विद्युत ऊर्जा देता है, विद्युत ऊर्जा से बल्ब जलता है तो ऊष्मा ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ऊर्जा का सिर्फ रूप चेंज हो सकता है, ऊर्जा उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता। यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो आइए इसको सत्यापित करें कि कैसे ऊर्जा नष्ट नहीं होती गणितीय रूप में, ठीक है, यानी वो अपरिवर्तित रहती है। तो सत्यापन के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा कि अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु, यानी मुक्त पतन करती हुई वस्तु का हम लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देखेंगे। तो वही हो जाएगा आपका गणितीय रूप से इसका सत्यापन। ठीक है, ये गिरने से पहले और गिरने के बाद ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, ये हमें गणितीय रूप में प्रमाणित करना है। अगर वो बराबर आता है इसका मतलब ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, ऊर्जा का सिद्धांत उस पर लागू हो गया। ठीक है, वो सत्यापन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये बात लिखनी है और उसके बाद माना m द्रव्यमान का कोई वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये पृथ्वी तल है
और यहाँ से m द्रव्यमान का कोई वस्तु यहाँ से पृथ्वी तल के h ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, आपको प्रत्येक स्टेप को ध्यान से समझना है, रथा आपको समझ में नहीं आएगा। h ऊंचाई पर ये स्थित है और ये कहाँ पे स्थित है, बिंदु A पर स्थित है, और इसकी कुल ऊर्जा E1 और इसका जो दूसरा वेग है V2 वो 0 हो गया पहुँचने के बाद। ठीक है, चूँकि वस्तु विराम में है तो ये वहाँ पे पहुँच गई तो क्या है, विराम में है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ काइनेटिक वो 0 हो जाएगी। क्योंकि वस्तु जो है वो विराम में है, तो वस्तु विराम में है इसका मतलब गति नहीं कर रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गया इसका। ठीक है, लेकिन इसकी स्थितिज ऊर्जा की EP क्या हो जाएगी, mgh। ये फार्मूला होता है, हमने इसको प्रमाणित किया है स्थितिज ऊर्जा का। तो वस्तु यहाँ से पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई होने से क्या होगा, इसमें इस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा तो रहेगी, तो ये हो गया mgh होगी। तो इस पिंड के लिए E1 यानी कुल ऊर्जा, E1 क्या है, कुल ऊर्जा है, वस्तु पिंड A यानी वस्तु A वाले के लिए कुल ऊर्जा, इसके लिए कुल ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा, हम दोनों को जोड़ देंगे। तो कुल ऊर्जा को E1 से पहले गतिज ऊर्जा इसके बाद स्थितिज ऊर्जा, दोनों को जोड़ेंगे। गतिज ऊर्जा कितनी आई, 0 है क्योंकि गति नहीं कर रही है और ऊंचाई पर है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा mgh है, तो दोनों को हम जोड़ दिए तो कितना आ गया, 0 में mgh जुटा तो mgh आ गया। वस्तु जब ऊंचाई पर स्थित है ए बिंदु पर, तब इसकी कुल ऊर्जा कितनी निकल के आई, आपको ध्यान देना है। ये पहली स्थिति हो गई mgh, कुल ऊर्जा निकल के आई mgh। अब गिरने के बाद क्या mgh आता है कि दूसरा आता है, अगर mgh आएगा मतलब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यहाँ पे सत्यापित हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब यही वस्तु या गिरते हुए गुरुत्व बल पे यहाँ पे आई, बिंदु B पर आई। इसके बाद वस्तु गुरुत्व बल के अधीन मुक्त रूप से नीचे गिरने दिया जाता है। जब वस्तु स्थिति A से S दूरी पर स्थित B पर जाती है, तब पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h-h होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी है, h है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक h है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक s है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसका निकालें तो ये इस पूरे में से इतना तो हमें माइनस करना होगा, तभी तो यहाँ से यहाँ तक इसका ऊंचाई निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी कुल ऊंचाई हो जाएगी h-s, और ये बिंदु B पर है। ठीक है, तो ये हो गई ऊंचाई, इस पूरे में से हमने इतना घटा दिया। इसके बाद इसकी अब स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, तो ये पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर है, इसका मतलब इसका स्थितिज ऊर्जा तो है, तो इसका EP होगा mgh। h के स्थान पे हम लेंगे इसकी ऊंचाई ये वाला, इस पूरे में से हमने जो अभी घटाया है h-s, तो इतना निकल के आ गया ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया mgh, तो इसका ये हो गया स्थितिज ऊर्जा क्योंकि ये ऊंचाई पर है। अब इसका हम निकालेंगे क्या, गतिज ऊर्जा। चूँकि वस्तु प्रारंभिक वेग, ठीक है, तो जब वस्तु पहले वहाँ थी तो क्या था, उसका प्रारंभिक वेग 0 था, यहाँ पे आने पर उसका वेग तो होगा, दूसरा वेग तो होगा, तो प्रारंभिक वेग था 0, अतः B पर यहाँ इस पर आने पर उसका वेग गति के समीकरण से क्या होगा, v² = u² + 2as। अब इसका हम दूसरा वेग निकालेंगे, v² प्रारंभिक वेग है 0² + 2as, तो v² हो गया। A के स्थान पे ये त्वरण है, तो ये गुरुत्व बल के अधीन आ रही है, तो एक स्थान पे g लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं, ख़त्म हो गया, 2gs। ठीक है, तो v² = 2gs, ये हो गया। इसके बाद देखिए, तो आपको ध्यान देना है, हमने बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा यहाँ निकाल ली है, हमें अब निकालना है गतिज ऊर्जा। तो v² का मान निकल के आ गया, तो बिंदु B पर स्थित गतिज ऊर्जा, अब इस पे हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए सूत्र होता है E = 1/2 हाफ mv²। ठीक है, तो ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, तो हम बैठाएंगे मान 1/2 m जेब कहते हैं, और v² का मान देखिए कितना आया, 2gs, ये हो गया 2gs। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो कितना बचा, देखिए कितना बचा, mgs बचा, तो ये हो गया mgs। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हमने पहले वाले पिंड को जैसे निकाला है उसका भी हम यहाँ पे निकालेंगे। इसका हमने पहले निकाला है, कुल ऊर्जा कितनी निकल के आई थी, देखिए यहाँ पे ये निकल के आई थी, दोनों को हमने जोड़ दिया था, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा।
तो इसका वैसे ही हम लोग जोड़ेंगे। तो कुल ऊर्जा ये हो गई गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की कितनी है mgs जो हमने अभी निकाला। स्थितिज ऊर्जा की कितनी है, स्थितिज ऊर्जा की हमने निकाला है यहाँ पे, ये रहा mgh माइनस s। तो दोनों को यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पे mgs प्लस h का गुणा इन दोनों के साथ होगा तो कितना होगा mgh ही होगा, ठीक। और माइनस का गुणा इन दोनों के साथ होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस mgs, लेकिन माइनस में। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, ये क्या है, ये प्लस में है mgs और ये माइनस में है mgs, तो ये क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो कितना बचा, mgh बचा। तो कुल ऊर्जा कितनी बची, कुल ऊर्जा बची E2 बराबर mgh। तो बताइए, इसका भी वही निकल के आ गया जो हमने पहले निकाला था, mgh, ठीक है, E1 का mgh, और इसका भी निकल के आ गया क्या, E2 का mgh। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये सत्यापन हो चुका है। सबसे पहले आपको ये लिखना है लाइन, गुरुत्व के अधीन किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा की कमी गतिज ऊर्जा की वृद्धि से पूरी हो जाती है। अब ये सारे लिखने हैं आपको। जब वस्तु पृथ्वी तल पर मात्र पहुंचती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, किंतु ऊर्जा का कुल योग पूर्वोत्तर रहता है, यानी बना रहता है। अतः गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पांचवा, दिखाएं कि मुक्त पतन से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा नियत रहती है, यानी अपरिवर्तित रहती है। हमने तो वही तो अभी प्रमाणित किया है कि मुक्त पतन यानी मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा जो है वो बराबर रहती है, वो नहीं बदलती। तो वही आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर आपको बिल्कुल ही प्रश्न क्रमांक 4 जैसे ही करना है, बस यही आपको आंसर करना है दोनों, ठीक है। पहले आपको ये निकालना है, उसके बाद E2 निकालना है, और दोनों निकालते हुए ये बात लिखना है कि मुक्त रूप से गिरती हुई कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, नियत रहती है, ठीक है। ये सारे लिखने हैं, एकदम सेम है, मैंने पहले ही आपको बताया था। 4 और 5 का आंसर एकदम सेम है, वही सवाल है। तो समाप्त होता है आज का सेशन, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, धन्यवाद।